अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। ईरान अमरीका तनाज़ा अब खित्ते की हद तक की कशीदगी, हमलों की धमकियों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने से आगे निकल चुका है। अब दोनों तरफ से एक दूसरे को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां हैं। खित्ते में ऐसा माहौल बन चुका है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा इंसानी सान्या जन्म ले सकता है। ईरान का दावा है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्लांट पर 4 बार हमला कर चुका है, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर पूरी दुनिया को एक बड़े ख़तरे से खबरदार कर दिया है। अपने ख़त में अब्बास अराक़ची ने लिखा कि अगर ईरानी जौहरी प्लांट से ताबकारी का अखराज हुआ तो यह न सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी ममालिक में भी जिंदगी का खात्मा कर देगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बदतरीन नुकसान की डेडलाइन दे दी है। अपने सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ईरान के पास 48 घंटों का वक्त है, या तो वो डील करे या अपनाए हरमुज को खोल दे। अगर उसने ऐसा न किया तो ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर की इस धमकी के जवाब में ईरान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि अगर जारहियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमरीका और इजराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। नाज़रीन, खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तानी सिफारती महाज पर कोशिशें जारी रखे हुए, जिसकी तस्दीक अब ईरानी हुक्काम की जानिब से भी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए दुनिया को वाज़ेह कर दिया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद खित्ते से जंग के बादल छट नहीं रहे। अमरीकी सदर ने यह दावा किया कि गुज़श्ता रात अमरीका ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई करते हुए ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को बाजियाब करवा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पायलट जहाज़ गिरने के बाद एक बुलंद चोटी की पर चढ़ गया। वहां से उसने मदद के लिए अमरीकी फ़ौज से रब्ता किया। तमाम अमरीकी फ़ौजी उसे बचाने के बाद वापस निकलने में कामयाब रहे। अलबत्ता 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट जहाज़ एक दूर दराज अड्डे पर रोके गए थे, लेकिन वो उड़ न सके तो उन दोनों को तबाह कर दिया गया और फौजियों को मजीद 3 जहाज़ मंगवा कर निकाला गया। जबकि ईरान इस ऑपरेशन के दौरान भी अमरीकी फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान में गुज़श्ता रात क्या हुआ। अमरीकी अपने पायलट को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी के रद्द-ए-अमल में ईरान क्या करने जा रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईरान में सहाफ़ी जॉन हुसैन, इस वक्त तेहरान में हैं। उनसे वहाँ की ईरान की सूरत हाल भी जानेंगे और जो खित्ते में एक नया साने के हवाले से बात हो रही है उस पर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो अमरीकी मीडिया ने पहले ये कहा कि जो भी ढूंढने में मदद देगा, ईरानी मीडिया ने कहा, फिर उसके बाद अमरीकी मीडिया से ये खबर आई कि उनको बाजियाब करवा लिया गया है और उनको ले गए। हुआ क्या है इस सारे अमल में जब अमरीकी पायलट ईरानी हुदूद में थे, जहाज़ उनका गिरा दिया गया और वो वहाँ थे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये खुजिस्तान के एरिया के अंदर जब इसको स्ट्राइक डाउन किया गया, 130 किलोमीटर की इंकर्जन इसने की, जहाज़ ने इसको गिराया। तो 2 पायलट, मैं शुरू से कह रहा था 2, एक पायलट है और एक क्रूमैन है। पहले वो कह रहे थे एक है, तो 2 थे और दोनों जो है वो एक को अलेजिडली यूएस कह रहे हैं रिकवर कर लिया है, दूसरे को भी अब अलेजिडली वो कह रहे हैं रिकवर कर लिया है। जो सूरत हाल हमारे सामने मौजूद हुई पेश आई वो ये पेश आई कि इस पूरे एरिया के अंदर, खुजिस्तान के एरिया के अंदर शिद्दत के साथ दहदश एरिया के पास जो है वो लड़ाई हुई है दोनों के दरमियान, IRGC के दरमियान और उनके दरमियान, यूएस के फोर्सेस के दरमियान। बल्कि IRGC नहीं, वो तो बसीजी थे, जो पैरामिलिट्री वॉलंटियर्स होते हैं वो थे, और मकामी लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे इनके ऊपर। वहाँ पे बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं, ये अनकन्फर्म्ड है अभी भी, लेकिन बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं लोगों की। और उसके अंदर यूएस के जो जहाज, जो यूएस कह रहा है कि उसने गिराए हैं, यूएस ने नहीं गिराए, वो ईरान ने गिराए अकॉर्डिंग टू ईरान। तो ये जो आई थिंक नैरेटिव है उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। पहाड़ी इलाका है ये, बहुत ज़्यादा रगेड टेरेन है, इसके अंदर छुपने की बहुत सारी जगहें हैं। पायलट के पास ट्रांसपॉन्डर भी होता है, इमरजेंसी सिग्नल्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो बता सकते हैं अपनी लोकेशन, GPS ट्रैकिंग करवा सकते हैं। और उस नज़र में जो है वो अमेरिका क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पायलट को रिकवर कर लिया। ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं आया है, सिर्फ ये बात आई है कि इन्होंने जो जहाज़ हैं जो यूएस क्लेम कर रहा है कि उन्होंने गिराए हैं, ईरान ने वो गिराए, और ईरान ने यूएस के कबूल करने से पहले ईरान ने बोल दिया था कि उन्होंने गिराए हैं जहाज़। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो ईरान का स्टेटमेंट आया। सही। अच्छा, ये तो एक जंग के माहौल में दोनों तरफ के जवाबात है, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमरीकी धमकी के बाद कि अब वो जहन्नुम बना देंगे, तबाह कर देंगे आपने हरमज़ के हवाले से। और अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बड़ी तफसील के साथ जो सिविलियन आबादी है, जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिविलियन की जितनी भी इमारतें हैं वो तबाह की गई हैं अमरीकी बमबारी में।
तो इसको वैसे तो वॉर क्राइम कहा जाता है जब भी इस किस्म के कोई अमल किया जाए जंग के दौरान, लेकिन ईरानियों का हौसला कैसा है? क्योंकि अब जंग जो है वो मुसलसल अब दूसरे महीने में जारी है और जंग कोई आसान काम नहीं है। ईरानियों का हौसला कैसा? देखिए, ऑफिशियल लेवल पे और अवामी लेवल पे, दोनों लेवल्स पे आई थिंक इंटेंसिटी बढ़ गई है गुस्से की, क्योंकि ईरान के अंदर इतने सिविलियन इलाकों में मारने के बावजूद ईरान ने कहा कि नहीं करो, हम ये रिफाइनरीज को, इन सारे टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगे अगर तुम करोगे तो। और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी में शहर की जो है वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, वो सबसे बड़ी फैसिलिटी कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटीज है ऑफ एनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। उसको दो जो प्लांट्स हैं वो पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फजर 1 और फजर 2। जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हिट किया, ना सिर्फ वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो डैमेज हुए, बल्कि ये जो फजर 1 और फजर 2 प्लांट्स हैं ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए। तो ये जो 50 के करीब जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो फैसिलिटीज हैं, जिनको गैस रुक गई है, जिनको बिजली रुक गई है, जिनको पानी रुक गया है, और इसके साथ साथ उनकी जो है ऑपरेशन उनके खत्म हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 साल लगेंगे, रिपोर्टेडली 2 साल लगेंगे इसको दोबारा बनाने के लिए, एंड इकोनॉमिक लॉसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा हैं ईरान के। दूसरी तरफ आपने बुशहर का प्लांट देखा कि बुशहर एक एटॉमिक प्लांट है, इट्स एन एटॉमिक, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब ये यूरेनियम मवाद जो है वो यूज करता है अपने आप को पावर करने के लिए। इसके ऊपर चौथी दफा हमला हुआ, 3 दफा पहले हमला हो चुका था, चौथी दफा इसको हमला किया गया। और दूसरी जो रिफाइनरीज हैं, दूसरी जो ऑयल डिपो हैं, दूसरी जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपने देखा कि किस तरीके से पहले निशाना बनाए गए। ईरान ने इसके अंदर रिस्ट्रेंट जो है वो ईरान की तरफ से, ईरान कह रहा है कि रिस्ट्रेंट शो की गई। अब जो ये अटैक हुआ है इसके बाद, और पर्टिकुलरली 2 मुल्कों की तरफ से जो हिमार मिसाइल्स हैं वो लॉन्च हुई हैं। कुवैत की तरफ से हिमार मिसाइल्स लॉन्च हुई, जिसको 95th वेव के अंदर टारगेट करके तबाह किया गया। बहरीन के अंदर से जो है वो मिसाइल्स लॉन्च हुई, यूएई के अंदर से मिसाइल्स लॉन्च हुई, और फाइटर पायलट्स भी जो आ रहे थे वो इन्हीं ममालिक की तरफ से जो है वो उनको रिफ्यूलिंग भी मिल रही थी, स्ट्रैटो टैंकर्स भी थे, और सऊदीया के अंदर भी जो स्ट्रैटो टैंकर्स थे वो भी यूज हो रहे थे। तो ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में जो एसेट्स हैं, जो पर्टिकुलरली यूएस ओन्ड एसेट्स हैं, उनको निशाना बनाया। कौन कौन से एसेट्स हैं मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कौन कौन से लिस्ट में हैं और कौन कौन से अभी तक हिट हो चुके हैं। सही। एसेट्स की अगर बात करें तो जो एसेट्स निशाने पे हैं उसमें सबसे पहले आता है ये जो इजराइल के अंदर तेल अवीव पेट्रोकेमिकल की जो फैसिलिटीज हैं, बतियान के अंदर हालात के अंदर तेल अवीव पेट्रोकेमिकल के ऊपर अटैक किया गया है, जिसको रिपोर्टेडली नेतन्याहू ने कबूल भी कर लिया है। बारान ग्रुप होल्डिंग इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ग्रुप है, जो कार्मेल अल्कीन कंपनी और ही कार्डियो पेट्रोकेमिकल, ये 2 फैसिलिटीज ओन करता है। इनके ऊपर भी हमला अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, हो सकता है। और प्रीवियसली एक अटैक हो चुका है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये फैसिलिटीज ऑलरेडी शट डाउन कही जाती हैं कि हैं। इसके अलावा हाइफा की जो रिफाइनरी है उसको दोबारा निशाना बनाया गया, उसको डैमेज किया गया। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरे मकामात पे मिडल ईस्ट के अंदर, तो बुरूज जो है उसको टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में, सदर को टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में, साबिक को टारगेट किया जा सकता है सऊदी अरब में। अगर हम बात करें एमिरेट्स की, तो एमिरेट्स के अंदर जो अबू तलबी नेशनल ऑयल कंपनी ग्रुप है उसको निशाना बनाया जा सकता है। कुवैत के अंदर जो पीआईसी, और कुवैत के और बहरीन की मैं बात करता हूं, कुवैत के अंदर पीआईसी, कतर के अंदर कैपको और बहरीन के अंदर बैपको। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें जो हमले हुए हैं अभी तक वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, इजराइल का तो मैंने आपको बता दिया, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर हमले हुए हैं उसके अंदर हमें नजर आता है कि एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हबशान में, यूएई में, उनको निशाना बनाया गया है। रिफाइनरी है अल रुवैस के अंदर, उसको निशाना बनाया गया है। सितारा के अंदर, बहरीन के अंदर रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाया गया है। बैपको को निशाना बनाया गया है। और पेट्रोकेमिकल प्लांट है शुएबा में, कुवैत में, उसको निशाना बनाया गया है। और उसके साथ साथ जो हमने देखा कि ऑफिस जितना भी यूएस ओन्ड आप कह रहे हैं कि वो इजराइल से रिलेटेड या फिर यूएस ओन्ड मिडल ईस्ट में डिफरेंट कंट्रीज में वो हुए हैं, लेकिन एक चीज़ अब ये बार बार अमेरिका की जानिब से कही जा रही कि उन्होंने ईरान की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म कर दिया है, फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ़ौज से रिलेटेड है उसको तबाह कर दिया है। तो अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अमेरिका की बात माने, और ईरान जो है वो अब जो अमेरिका कहेगा वो होगा। तो सूरत हाल इस नहज पे है तेहरान में? नहीं, सूरत हाल ऐसी नहीं है। अमेरिका जो चाहे ऐसा नहीं है कि वो कर सकता है। ये तो देखें, साबित हो गया है, 6-7 तैयारे इनके 48 आवर्स में 7-8 तैयारे गिरा देना आई थिंक ईरान के लिए एक अचीवमेंट दिखाता है कि ईरान के ऊपर अभी भी जो एयर सुपीरियरिटी वो क्लेम कर रहे थे वो इनके पास एग्जिस्ट नहीं करती। मैं तो शुरू से ही बता रहा था कि एयर डिफेंसेस काम कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू दिन में
पहला जो हमला हुआ था उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे इंटरसेप्टर्स काम कर रहे हैं। F-35 भी इन्होंने पहले गिराया था। इस्फहान और तेहरान के ऊपर जो अटैक्स हुए थे, जी। शिद्दत के साथ जो अटैक्स हुए थे, उससे पहले F-35 गिराया था। उसके बाद F-15 स्ट्राइकर ईगल और KC-135 और हेलीकॉप्टर्स और A-10 ये जो है ये गिराए हैं। अभी जो अमेरिका स्टेटमेंट्स दे रहा है कि इनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, इनकी नेवी खत्म हो गई, इनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है। अगर ये सब हो रहा होता तो हमें ये अटैक्स होते हुए नजर नहीं आ रहे होते ईरान की तरफ से। तो क्लियरली जो है इसके अंदर एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। और क्लियरली ईरान जो है अभी भी अपने जो एसेट्स हैं जो यूएस क्लेम करता है, और अब तो उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो अग्री करना शुरू हो गई हैं कि जो यूएस क्लेम कर रहा है वो सही नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके ऊपर खबरें आ रही हैं, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के असेसमेंट्स आ रहे हैं। तो ईरान अगर उनको हटा भी दें, लेट सपोज वेस्टर्न जो मीडिया के बयानात हैं उनको हटा भी दें, तो ईरान नजर आ रहा है कि वेव्स पे वेव्स दागे जा रहे हैं। 96 वेव जो है वो दाग दी गई है इनके ऊपर, और 96 वेव जो है वो कंप्लीट हो गई है। और डिफरेंट फेजेस में 97 वेव भी जो है उसका इम्कान है कि वो लॉन्च होगी आज रात को। सही। तो ये कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो और चाइना, उसकी मदद खासी ईरान को इस जंग में हासिल है। तो यहाँ भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि रशिया और चाइना की मदद है ईरान को इस सारी जंग में, इंटेलिजेंस बेस्ड या बिल्कुल टेक्नोलॉजी मदद बेस्ड। होगी। आई एम श्योर इनडायरेक्ट होगी, जीपीएस सिस्टम के अंदर, बैडू के सिस्टम के इनकॉर्पोरेशन के अंदर मदद होगी। लेकिन यहाँ पे अगर सेल्फ डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रशिया और चाइना का नहीं है मदद उसके अंदर। वो ईरान का लोकल इंडिजिनस बनाया हुआ सिस्टम सही। है। देखिए ये ममालिक के पास भी कैपेसिटीज नहीं है कि वो F-35 को टारगेट कर सकें। जो वीडियो जारी की हैं ईरान ने, वो वीडियोस में क्लियरली नजर आ रहा है कि ना वो डिफेंस सिस्टम S-400 है जो रशिया के पास है, और ना वो चाइनीज जो सिस्टम है इंटरसेप्टर का, सैम मिसाइल्स का, ना वो है। और इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ईरानियों की जो ये जो एयर डिफेंस है, अगर ये रशिया ने या चाइना ने दिया होता पहले दिन से, या बीच में भी दिया होता, तो हमें इस्फहान और तेहरान के ऊपर इतनी जो बमबारी है वो नजर नहीं आ रही होती उस तरीके की जिस तरीके की नजर आ रही है। तो ये बात सामने है कि ईरान का अपना बनाया हुआ सिस्टम है जो ये बाहर निकालते हैं प्रायोरिटाइज करके, क्योंकि जाहिर है इसकी एक कॉस्ट है। अगर उसको हिट डाउन कर दिया गया तो बहुत बड़ी जो है वो इसके ऊपर बहुत बड़ा लॉस होगा ईरान को। सही। तो वो निकालते हैं अपने हिसाब से टारगेट करने के लिए, जब उनको श्योरिटी हो कि टारगेट करके उसको गिरा सकते हैं जहाज को, या फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई डैमेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ईरान का कहना ये है कि उनका एक इंडिजिनसली बनाया हुआ सिस्टम है। पहले भी S-400 नहीं आया था, पहले भी चाइना को कोई सिस्टम नहीं आया था, अभी भी चाइना या रशिया को कोई सिस्टम नहीं आया है। सही। तो ये अब सेल्फ डिफेंस का सिस्टम जो है ईरान का, उससे भरपूर मुकाबला वो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो लोगों के लिए और दुनिया के लिए बड़ा हैरान कुन है कि अमेरिका जैसी ताकत का और इजराइल के वहाँ स्टेशन होने के बावजूद भी ईरान मुसलसल डटा हुआ है अपनी सॉवरेनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, हमारे साथ मौजूद थे, ईरान में हमारे सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त वहाँ सिचुएशन क्या है। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर इसका इम्पैक्ट जो है ईरान जंग का, वो इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो हो रहा है, और हुकूमती इक़दाम क्या हैं, इस पर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमरीका जंग से पाकिस्तानी मईशत पहले ही शदीद मुतासर हो चुकी है। हुकूमत ने सख्त फैसले लेते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। अब सवाल ये है कि जंग का दायरा मजीद वसी होता है तो पाकिस्तान की मईशत किस हद तक मजीद मुतासर होगी। क्या आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखना मुमकिन हो पाएगा? पाकिस्तानी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनके मुमकिन हल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी उमूर के माहिर भी हैं, ख़ुद बिजनेसमैन हैं, अशफाक तोला साहब। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये सूरत हाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकूमत ने कहा कि उन्होंने खासा रोके रखा। PSDP का एक बड़ा सा फंड है, वो उधर सब्सिडी में आया और अब आखिरकार वो पास ऑन हुई है। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके, आप समझते हैं ये होना ही था? रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देखें, जो मैं उसको थोड़ा सा हम स्टैगर कर देते हैं। एक तो ये है कि PSDP के फंड से निकाला नहीं जाता है। PSDP का फंड जब एलोकेट किया जाता है तो उसकी स्पेंडिंग होती है जी। तो अगर स्पेंडिंग को दिखा देते हैं ये, क्योंकि PSDP अगर थे 1000 बिलियन है और आप खर्ची करते हैं 500 बिलियन, तो वो आप कह देंगे नहीं जी मैंने 100 वहां से निकाल लिया, तो ये बेमायनी सी बात है। तो चलो उसको तो हम भूल जाते हैं। दूसरा, जब आपको याद होगा 7 मार्च को मेरा ख्याल है जब ये प्राइजेस एडजस्टमेंट हुई थी पहली दफा, उस वक्त मैंने इनको एक बात की थी कि देखें बड़ा शोर होगा था, और उस वक्त ये शायद जस्टिफिकेशन आ रही थी कि नहीं जी हुकूमत ने सब सही किया है। उस वक्त मैंने ये कहा था कि नहीं, आपने सही किया है, प्राइस बढ़नी है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे आप कर लें।
और आपको ये करना चाहिए था कि आपको वो स्टैगर कर देनी चाहिए थी इंक्रीज। यानी आप एक साथ 55 रुपए ना बढ़ाते और आप आराम आराम से इसको 20 रुपए 30 रुपए इस तरीके से करके आप बढ़ाते, ताकि आवाम पे बोझ ना पड़ता। और पड़ता तो बोझ तो पड़ना, 1 रुपया भी बढ़े, बट उसका जो एहसास था वो थोड़ा कम से कम तर होता जाता आपका। सही। देखिए आपने क्या किया, आपने इनिशियली इन्वेंट्री गेन दे दिया आपने, और इन्वेंट्री गेन किसको दिया? ओएमसीज को दिया, और आपने डिस्ट्रीब्यूटर पेट्रोल पंप सबको दिया। मैं इससे भी कतई नज़र के किसी को मिला तो जाहिर बात है जब प्राइजेस डाउन होगी तो इन्वेंट्री लॉस भी हो सकता है। तो उस वक्त मैं यही कह रहा था कि आप स्टेप अप करके पेमेंट बढ़ाएं, और जब प्राइजेस घटे तो आप स्टेप डाउन कर दीजिएगा, और आप इसकी वीकली एडजस्टमेंट बिल्कुल करें, और आप उसको रेस्टलाइजेशन करके जहां आपको डायरेक्ट सब्सिडी देनी है वहां डायरेक्ट सब्सिडी दे दें। मगर उस वक्त मेरा ख्याल है थोड़ी हुज्जत थी हमारी, और जल्दी जल्दी में उन्होंने मेरा ख्याल है ये काम कर गए। बाद में मेरा ख्याल है उनको अगले हफ्ते एहसास हुआ, और उन्होंने कहा नहीं जी हम कौम को मजीद बोझ नहीं डाल सकते, जो कि एक अच्छी नवीद थी। मगर मैं ये समझता हूँ उसको थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म के तौर पे क्या ये करने से हमारी कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। आपने देखा होगा कंजम्पशन गिरी नहीं, कंजम्पशन बढ़ गई। एग्जैक्टली। और फिर इसके बाद दोबारा अब आपने एक साथ बोझ ला दिया, बिकॉज अब आईएमएफ ने आपको कहा है, आपने अपनी मर्जी से नहीं किया है सर, ये आपको आईएमएफ ने कहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, तो आपने कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप आईएमएफ के डिक्टेट में अगर आप आएंगे, पूरा जी। रीजन है, सबकी पूरी दुनिया इस वक्त भौचाल का शिकार है और कसमा कुर्सी के आलम में है। मगर अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में इतना भौचाल या इतनी मेरा ख्याल है जो मैं कहता हूँ मायूसी, या इतनी मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा रोक के थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है तो साहब बिल्कुल। अब एक और चीज़ जो डर और खौफ है वो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री जॉब्स के हवाले से, कि अगर ये इस तरह से बिजनेस ऑफ डूइंग जो है वो महंगा होता है तो क्या फिर इंडस्ट्री बंद होने का ख़तरा हो सकता है, लोगों की बेरोज़गारी का ख़तरा हो सकता है अगर ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है। ये एक बड़ा खौफ है, क्योंकि महंगाई तो होगी लेकिन ये अगर बिजनेस ना चले तो फिर बेरोज़गारी वाला मामला भी शुरू हो सकता है, खुदा ना खास्ता। ये एक विकसित सर्कल है मतलब सर। जी। देखिए आप सोचें, अगर आपने फर्ज करें आपने अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी शहबाज राना साहब की, जी। उसमें उन्होंने कहा आईएमएफ से आपने एग्री किया है कि आप डिवैल्यूएशन करेंगे, आप करेंसी की लिबरलाइजेशन करेंगे, और बिल्कुल। आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो ये तीनों वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल है आपके बिजनेस को बंद करने वाली बात है। देखिए 18 में और 22 में जो आपके साथ हुआ, आपने इंपोर्ट लेड ग्रोथ की थी, और उसकी वजह से आपके पास डॉलर कम पड़ गए, और आप आईएमएफ के पास जब भागे थे, क्योंकि 16 तक आईएमएफ की क्रिस्टिना लेगार्ड जो उनकी एमडी थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को अब हमारे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि पाकिस्तान ने इकोनॉमी ने 13 से लेके 16 तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन 3% पे आ गई थी, बैंक रेट 5% पे थे, आपकी करेंसी स्टेबल थी 104 रुपए पे, टैक्स टू जीडीपी एवरी ईयर 1% बढ़ रहा था। सही। तो इसका मतलब है आप आपके सारे जो जिसको कहते हैं ना इंडिकेटर सही जा रहे थे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक आपको पता है पॉलिटिकल टर्मोइल आया, और उसमें हमने थोड़ा सा बहुत कुछ खो दिया, थोड़ा सा तो नहीं। फिर इसके बाद आपने 18 में इंपोर्ट लेड ग्रोथ की, जब ग्रोथ की तो आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ा। तो उनकी एक रेसिपी है, वो कहते हैं नहीं जी पहले तो आप डिवैल्यूएशन करें, जिसकी जरूरत नहीं है मेरे नजदीक इस वक्त। मुझसे पूछें, अगर मैं इधर बैठा हूं तो मैं रीवैल्यू करूंगा, डिवैल्यू नहीं, क्योंकि इसके पाकिस्तान में स्टेट बैंक के बाद अगर करेंसी वैल्यूएशन को कर सकता है तो मैं और मेरी टीम कर सकते हैं। हमारे नज़दीक 253 रुपए का डॉलर है, और ये 280 रुपए ज़्यादा है। और सही। स्टेट बैंक देखिए, जिस मुल्क में डिवैल्यू मैं क्यों करूं, मुझे आप बताएं कि स्टेट बैंक ने पिछले 3 सालों के अंदर 26 बिलियन डॉलर मार्केट से बाई किया है। ठीक है जी। और ज़्यादा पैसे दे के थोड़ा सा बाई किया, और पिछले 1 साल के अंदर 8 बिलियन डॉलर ले चुके हैं। आपका इस वक्त अगर फर्ज करें यूएई को मैं रीपेमेंट करता हूं, यूरो बॉन्ड निकाल देता हूं, तो मेरा अब हर साल का जो रीपेमेंट होगा 22 से 23 बिलियन डॉलर होना चाहिए। उसमें से 14 से 15 बिलियन डॉलर हमेशा रोल ओवर होता है, और रोल ओवर में आपने सोचा आपको यूएई ने नहीं दिया,
वजह बवजह इसके जी कि उन्होंने गारंटी की थी आईएमएफ को कि हम दिसंबर 2027 तक वो पैसा नहीं निकालेंगे। उन्होंने ले लिया, उनकी मर्जी, उनका एहसान है, ठीक। उन्होंने आड़े वक्त हमें काम दिया था। बट देने के बाद भी आपके पास स्टेट बैंक हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर आराम से मार्केट से ले सकता है। तो अगर 23 बिलियन डॉलर का आपको देना है और 15 बिलियन डॉलर आपको रोल ओवर है जो कि हर सूरत आपको करना है, सही। तो मेरा ख्याल है मुझे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मुझे रीवैल्यू करना चाहिए। मुझे डर खौफ किस बात का है? अगर एक मैं रीवैल्यू जी करता हूँ तो मेरी इन्फ्लेशन कम होगी, और ये जो इन्फ्लेशन जो पेट्रोल की वजह से बढ़ेगी वो उसको स्क्वायर ऑफ या मिटिगेट कर देगी। जब वो मिटिगेट कर देगी तो आपकी इकोनॉमी ठहराव का शिकार होगी। ठीक। अच्छा हाँ, इस आपको जी जो एक जो मैं आपको सवाल जी एक सवाल भी मैं साथ दें कि आईएमएफ से हम इस जंग के माहौल में, जब पूरी दुनिया जंग की सिचुएशन में है, जो आप कह रहे थे ना लफ्ज़ मायूसी के, हम वहाँ से कोई ना कोई हासिल कर सकते थे, कहीं ना कहीं कोई रियायत हो सकती थी आईएमएफ के, ये हमने क्यों नहीं किया? हम तो कह रहे थे कि हम अपने टारगेट्स पूरे करेंगे, इसकी क्या वजह है? टारगेट आपने इतने एम्बिशियस रखे होते हैं कि जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। आईएमएफ कभी भी आपको अपने पांव पे नहीं खड़ा रहने देगा। बड़े मैं मौदबाना अंदाज में कह रहा हूँ, जिस वक्त आपकी करेंसी को रिवैल्यू करना था उन्होंने कैप करवाया कि 280 से नीचे नहीं जाओगे। मैंने रिवैल्यूएशन की 240 पे, जिसको बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, डीपीएम ने, हर हर किसी ने एग्री किया यहाँ ये है। बट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उसी चीज को गोल्डमैन सैक ने 223 रुपए का, उसी चीज को ऑप्टिमस ने मेरा ख्याल है 243 का, और ब्लूमबर्ग की भी मैं निकालू तो 240 आ रही थी। जी तो आप मुझे एक बात बताएं, खुद आप अगर हर 10 रुपए पे 2% इन्फ्लेशन है, और अगर आप खुद 8 से 10% इन्फ्लेशन अपनी इकोनॉमी में खुद एब्जॉर्ब करना चाहते हैं फॉर नो राइम और रीजन, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिर आप तो आईएमएफ की रेसिपी तो रेसिपी ना हुई, रेसिपी फॉर डिजास्टर है वो तो आपके लिए। फिर वो दूसरा कहते हैं आप करेंसी को लिबरलाइज कर दीजिए। लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हैं जनाब, कि जी करेंसी की मूवमेंट जाने की आप ना रोकें। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त एक तो हवाला हुंडी वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में $1 लाख तक आप बाहर ले जा सकते हैं जी अगर आपने टैक्स की अर्निंग की है 1 लाख। मुझे ये बताएं कि आप हातम ताई हैं, बड़े से बड़ा कंट्री $50,000 से ज्यादा अलाउ नहीं करता। एग्जैक्टली यूएई इस वक्त ये हालत है कि $1 लाख से ऊपर अलाउ नहीं कर रहा। तो आप कौन से हातिम ताई हैं भाई? अच्छा, ऑन दी कॉन्ट्ररी लिबरलाइजेशन का मतलब है वन साइडेड लिबरलाइजेशन। दूसरी तरफ जब मैं ये कहता हूं, जो 23 के बजट में मैंने डलवाया था, बड्डार साहब जब थे और मैं खुद भी स्टेट मिनिस्टर था, जी तो मैंने ये डलवाया था कि मेरे जो इनवर्ड रेमिटेंसेज होते हैं, जो इनकम टैक्स में नो क्वेश्चन आस्क के जुमरे में आते हैं, जो 50 लाख रुपए भी है, जो कि 2017 में हमने फिक्स किया था, उसको बढ़ा के $1 लाख कर दो। उन्होंने बोला नो वी कांट अलाउ। तो यहाँ $1 लाख को तुम कहते हो जाओ बेच दो, और वहां वो कहते हैं नहीं कि $1 लाख आने में हम मना कर देंगे। ये खुला तदाद। दूसरी बात ये है कि वो सारे एफएटीएफ कंप्लायंट हैं। ये नहीं, हाँ टैक्स इवेजन हुई है इसमें, बट एफएटीएफ कंप्लायंट, उसको आप आने दें। पाकिस्तान की मईशत 3 सालों में सुधर जाएगी और आईएमएफ को आपको आईएमएफ की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ये तो पता है चिड़िया निकल जाएगी हमारे हाथ से। सही। तो जो तीसरा फैक्टर है वो कहते जी हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ। अब अगर मैं 10% डिवेल्यूएशन करता हूं तो 6% मेरी इन्फ्लेशन, हर 10 रुपए पे 2%, तो 30 रुपए अगर मैं बढ़ाऊंगा तो 6% इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आज मेरी इन्फ्लेशन अगर मैं करूंगा तो 7.3 है। इस पेट्रोल के इम्पैक्ट के बाद ये 8-9% पे हो जाएगी। 6% मेरी वहां से डिवेल्यूएशन अगर आ गई मतलब सर, तो ये जी 15% पे चली जाएगी। मेरा पॉलिसी रेट है आज, अल्लाह आपको नहीं की दे तो 10.5%। जी हाँ फिर ये कहेंगे जी आप पॉलिसी रेट बढ़ाइए। पॉलिसी रेट बढ़ाने का मतलब है मैं 15% पे अगर लेके जाता हूँ तो मुझे मेरे इंडस्ट्रीज को 17% पे मिलेगा। कौन इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा? आप खुद बता दें, आप अगर एज ए बिजनेसमैन सोचें कि क्या इंडस्ट्री लग सकती है जिसकी 15% मार्कअप हो? नहीं लग सकती। बिल्कुल मैं कोई अर्जेंटीना या ब्राजील या तुर्किया नहीं हूँ कि जहाँ 55, वो बेचारे आते हैं पाकिस्तान बिजनेस करने के लिए कि आप स्टेबल हो गए और हम उनको भगा देंगे। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि आप आईएमएफ को मना करें कि जी आपसे सही हमने बहुत सीख लिया। 23 प्रोग्राम आप कर चुके हैं आईएमएफ के, सिवाय एक प्रोग्राम के जो 2013 से 16। आप मुझे एक प्रोग्राम बता दें कि आईएमएफ का कामयाब हुआ। और दूसरी बात बताएं, अगर आईएमएफ की रेसिपी इतनी अच्छी होती तो आज क्या दूध और शहद की नहरें हमारे पास नहीं होती?
क्या हम ये दर बदर की ठोकरें खा रहे होते और इनकी रेसिपी लेके हमारी एक स्टेबल इकोनॉमी को और बिल्कुल ये मंझार में छोड़ दें? ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएमएफ की रेसिपी इतनी अच्छी होती, लेकिन फिर भी हम आईएमएफ से वादा ये कर रहे हैं कि उनका जितने भी टारगेट्स हैं वो हम पूरे करेंगे। ये बड़ा अहम आप नहीं कर मुझे सकते, आप नहीं कर, आपकी आपकी मईशत जो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2 साल में जो आपने स्टेबिलिटी की है, मैं आपको कहता हूँ इस वक्त आपको जरूरत है कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से काम करें। और आपकी ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है जो आईएमएफ कहता है। सही। आपकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप अजय, मुझे कहा कि एक्सपोर्टर, आप मुझे बताएं मेरे भाई, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 10 सालों में? हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी आपकी 2022 में 32.5 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से कोट कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। और एवरेज करेंसी रेट था उस साल 177 रुपए पर डॉलर। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 32.4 बिलियन डॉलर जो पिछले साल हुई है 2024 में। और ये 100 मिलियन डॉलर कम हुई है। और उस वक्त एवरेज डॉलर आपकी कीमत है 284 रुपए। तो भाई 107 रुपए का आपको प्लस मिला, फिर भी 100 मिलियन डॉलर कम हुई, तो आप कर ही नहीं सकते हो एक्सपोर्ट, आपके पास प्लस ही नहीं है। तो कौन सा एक्सपोर्टर को आपने फायदा पहुंचाना है? हाँ, अगर एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाना है, अगर फर्ज करें आपको डिवैल्यू नहीं करना, मुझे अगर आप कहें तो मैं कहूंगा ठीक है, आप इंसेंटिव यहां पर दे दें इनको कि हम डिवैल्यू नहीं करते। $100 का वो जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसमें मोस्टली $70 की इंपोर्ट होती है, $10 वो बाहर रख देते हैं। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप पाकिस्तान के पैसे एक्सपोर्ट के एक्सपेंस की मद में बाहर रख देते हैं, हमने अलाउ कर दिया इनको। ये भी अजीब चीज है। इन चीजों को कोई रिव्यू करने के लिए मेरे पास तैयार नहीं है। ये जो आप पॉइंट करेंगे बड़ा ज़रूरी है। वक्त भी कम हो रहा है, लेकिन आपके साथ एक हम चाहेंगे कि आप वक्त भी दें, पूरा एक प्रोग्राम किया जाए कि मईशत को बेहतर करने की ये बातें हैं, क्योंकि आप खुद एक ज़िम्मेदार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर भी रहे हैं। तो हम इसमें चाहेंगे कि अगले आने वाले दिनों में आपके साथ पूरे प्रोग्राम में ये बात हो और स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें डिस्कस हों। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तौर पर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या है, इस पर बात उन्हें। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे और आम आदमी की मुश्किलात पर आवाज़ अभी नहीं बनी, लेकिन जलसे, जुलूस और एहतजाज की सियासत से कभी बात नहीं आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हम ख्याल जमातों की APC बुलाने के ऐलान पर इत्तफाक किया गया। PTI की जानिब से 9 अप्रैल को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करने जा रही है। अब सवाल यह है कि जब मौजूदा हालात के पेश नज़र किफ़ायत शारी की मुहिम जारी है, तो क्या ऐसे में PTI को यह जलसा करना चाहिए या नहीं? मुल्क को दरपेश मसाइल के दौरान क्या PTI को यह जलसा करने की इजाज़त भी मिलेगी या नहीं, और PTI इस जलसे से क्या हासिल करना चाहती है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआवन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपके वक्त का। 9 तारीख को आप जलसा करने जा रहे हैं, हुकूमत इजाज़त भी आपको देगी या नहीं, और ये जलसे का मकसद क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक 9 अप्रैल की जलसे का ताल्लुक है, तो 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज हुआ था और इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत को बैरूनी साजिश करके घर भेजा गया गैर जमहूरी तरीके से। तो उसके जो है 4 साल पूरे होने को है, तो उस ज़मन में ये जलसा रखा गया रावलपिंडी में लियाकत बाग में। NOC के लिए हमारे कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जमा हो चुकी है। अगर हमें वहाँ से NOC नहीं मिलती तो हम अदालतों का रुख करेंगे, वहाँ से NOC हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी हमें NOC ग्रांट नहीं की गई, ये जलसा हर सूरत होगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारा आईनी और कानूनी हक है जलसा करना। अगर अब इस मुल्क में आप एक जलसा नहीं कर सकते, सियासी तहरीक नहीं चला सकते कानून और आइन के दायरे के अंदर, तो फिर ये कह दीजिएगा कि इस मुल्क में जो है अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। और जहां जहां हमें रोका जाएगा, देखिए सारे पाकिस्तान से ओहदेदार आएंगे लियाकत बाग, जहां जहां हमें रोका जाएगा, अगर हमें जलसा नहीं करने दिया जाएगा वहां ही जलसागाह बना दिया जाएगा। अब ये हुकूमत पे मुनहसर है कि वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि एक दिन की जो हमारी एक्टिविटी है जलसे की लियाकत बाग में, उसको होने दे, या फिर पूरे पाकिस्तान से जलसागाह बनाना चाहते हैं। तो किफ़ायत शारी हुकूमत कह रही है मुहिम, आप खुद भी हुकूमत हैं एक सूबे के अंदर, और आप अगर ये जलसा करेंगे पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, वो चाहे वफाकी हुकूमत की हो, चाहे सूबाई हुकूमत पंजाब की हो, और आप लोगों की अपने वहाँ से मूवमेंट होगी। तो ये किफ़ायत शारी मुहिम तो फिर हुकूमतों की कहीं ख़त्म हो जाएगी सिर्फ आपके जलसे के चक्कर में।
देखिए, पहली बात ये है कि जो ओहदेदारान है वो अपनी मदद आपके आएँगे। वो अपनी मदद आपके तहत लियाकत बाग पहुँचेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप किफ़ायत-शारी की बात करते हैं, तो फिर ये जो ऑप्टिक्स है ये सेट करने पड़ेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कराची जाता है सिर्फ़ एक दवा के लिए और एक वहाँ पे शादी की मुबारकबाद के लिए 37 गाड़ियों का काफ़िला उनके हमरा होता है और 5 करोड़ उस दौरे पे लगाए जाते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप किफ़ायत-शारी मुहिम के दौरान 9 करोड़ की गाड़ी सेनेट के चेयरमैन के लिए खरीदते हैं। फिर 10 अरब का जहाज़ आपके सामने है, फिर उस जहाज़ का जो है फ्यूल जो है 5 लाख घंटा जो है उसकी जो है खर्चा है, फिर 2 करोड़ पर मंथ आप जो गैर मुल्की पायलट हैं उसको दे रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ आपने देखा होगा किफ़ायत-शारी के दौरान ही पंजाब गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर्स के लिए और अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियों की समरी को अप्रूव कर लिया। तो ये जो है ये ऑप्टिक्स आपको सेट करने पड़ेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपनी अय्याशियाँ जो है वो ख़त्म आपकी नहीं हो रही। टैक्स के पैसे पे आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं और अवाम से आप कुर्बानी की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। अवाम को तो आपने पहले ही मुतवसत जो हमारा तबका है वो बेचारा तो मज़ीद पिस गया है इस पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद। और मुझे तो इस बात की भी मुदस्सिर साहब समझ नहीं आती कि ये जो जंग छिड़ी हुई है इसको तो इस हुकूमत ने एक बहाना और एक मौका इनको मिल गया है डाका डालने का कि ये सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल महंगा हो रहा है। आपने देखा होगा कि इस वक्त 48% जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी है और 80% डीजल की प्राइस बढ़ चुकी है। दुनिया में किसी मुल्क में 6% से ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ी। वाहिद पाक की सिचुएशन 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। वो स्टॉक जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया, फिर वो $60 पर बैरल पे खरीदे गए मगर स्टॉक पे इंटरनेशनल 55 मार्केट में तो अब रुपए की पहले मुसलसल डाका मारा गया। पेट्रोल बढ़ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले शायद 4 से 5 दिनों में मजीद भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगी। तो हुकूमत कह रही है वो तो मजबूर हैं, बल्कि वो तो सब्सिडी भी कह रहे हैं दे रहे हैं मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, ट्रांसपोर्ट को। वो तो कह रहे हैं तो हम तो हुकूमत कह रही है कि हम तो साथ दे रहे हैं पूरी आवाम का। एक बात बड़ी वाज़े है यहाँ पे कि अभी जो इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल का जो प्राइस है वो $108 से लेके $110 पर बैरल है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त जो रेट था वो $120 पर बैरल था आलमी मंडी में। तब पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल मिल रहा था। अभी भी इमरान खान साहब के दौर से सस्ता है आलमी मंडी में जो रेट है पेट्रोल का, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 380 का और डीजल 520 का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल है। आपको याद होगा जब कोविड की सिचुएशन बनी तो इमरान खान साहब ने जो सेल टैक्स था 18% उसको जीरो किया, लेवी को जीरो किया और एक रिलीफ पास ऑन किया आवाम के लिए। यहाँ पे तो गंगा जो है वो उल्टा बह रही है। आपने देखा होगा कि लेवी को बढ़ाया जा रहा है। अगर वो सेल टैक्स जो इमरान खान साहब ने सिफर किया था वो ऐड हो जाए, जिसकी IMF अब कह भी रही है, जोर भी लगा रही है, तो ये पेट्रोल 150 रुपए मजीद महंगा होगा। तो इससे साबित हो गया है कि ये जो हुकूमत यहाँ पे बैठी हुई है ये नाअहल के साथ साथ ना तजुर्बेकार भी है। आपको याद होगा जब ये आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है, हम इकॉनमी को रिवाइव कर लेंगे। ये तजुर्बेकार टीम जो है ये पाकिस्तान को तरक्की के नए मनाजिल की तरफ लेके जाएगा। फिर आपने ये भी देखा होगा कि रोजाना हमें बताया जाता था कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतने पॉइंट्स बढ़ गया। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, सारी चीजों को आपने आजमा लिया। ये वो तो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जब जान साहब उस वक्त तो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की पोजीशन में ले गए थे आप लोग, और डिफॉल्ट की पोजीशन से ही निकाल के ये तजर्बाकार टीम यहाँ पर पहुंची। अदरवाइज तो जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी हटाई या सस्ता किया उसके नुकसान वो कह रहे हैं आज तक भुगत रहे हैं। ये कैसी तजुर्बेकार टीम है कि इमरान खान साहब के टाइम में जो पेट्रोल था वो 150 का मिल रहा था, आज 520 का मिल रहा है। ये कैसी तजुर्बेकार टीम है कि आज 41% मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे बेरोजगारी पहुंच चुकी है, गुर्बत जो है वो 30% से ज्यादा हो चुकी है, आपके जो सिफारतकारी है वो भी नाकाम हो रही है, अबू धाबी ने अपना कर्जा रोल ओवर से इनकार कर दिया है, चीन अपने पैसे वापस मांग रहा है। ये सालसी का रोल का कह रहे थे, या कैसे सालसी का रोल है कि आप अपने दोस्तों को जो है जो से उनके साथ जो सिफारतकारी है वो आपकी कामयाब नहीं है, वो आपकी बात नहीं मान रहे। देखिए सालसी वो करता है जो कि आजाद होता है। आप IMF के और अमेरिका के इशारों के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते।
जब आप IMF और अमेरिका के बगैर कोई फैसला कर नहीं सकते तो दुनिया क्यों आपके फैसले पे अपने फैसले बदल दे। तो ना कोई सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, ना ये हुकूमत सफारतकारी में सालसी के कामयाब रोल है, में तो ना 4 के वज़राए ख़ारजा यहाँ मौजूद थे। अब्बास अरागची खुद पाकिस्तान की उस सालसी के हवाले से और उसमें मुज़ाकरात की वो बात कर चुके हैं। ये बात तो बड़ी क्लियर है, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ, इंटरनेशनल रिपोर्ट हो रहा है, आपने देखा, हमने देखा, तो सालसी तो पाकिस्तान कर रहा है और उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर तीन वजीर खारजा को पाकिस्तान बुलाकर ये कामयाबी है तो फिर इमरान खान साहब ने 57 वजीर खारजा को पाकिस्तान बुलाया था, 2 दफा, 1 दफा भी नहीं। अगर ये कामयाबी है तो फिर इमरान खान साहब तो इनसे ज्यादा कामयाब हैं। आप कंपेयर कर लें, आप सफारतकारी कंपेयर कर लें, आप इकोनॉमिक कंडीशन कंपेयर कर लें, आप बेरोजगारी कंपेयर कर लें, आप लोगों का जो एक लाइफस्टाइल था, परचेजिंग पावर थी, वो इमरान खान साहब के टाइम के साथ और अभी के टाइम के साथ कंपेयर कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नाकाम हो चुके हैं, ये पाकिस्तानी अवाम पे एक अजाब की तरह मुसल्लत है। जितनी जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगा। पीटीआई अब खान साहब के साथ को मुलाकात का मामला हो रहा है, कोई बातचीत आपकी हो रही है या सिर्फ ये जलसा है और जलसे में कोई आप पॉलिसी का ऐलान करेंगे? जलसे में डेफिनेटली तहरीर आगे का लाएमल दिया जाएगा। इसके साथ साथ जहां तक इमरान खान साहब की मुलाकात का सवाल है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि परसों जो मंगल है आप एक बहुत बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के अहदेदारों के अडियाला के बाहर भी देखेंगे। मुलाकात की जहां तक बात है तो मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि जो हाइब्रिड निज़ाम है, जो खुद कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जिस तरीके 1000 दिन से इमरान खान साहब जेल गुजार रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बहादुरी से किसी ने जेल नहीं गुजारी। बयान पे पाबंदी है, मुलाकात पे पाबंदी है, तभी सहूलत नहीं मिल रही, बेटों से बात नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात बंद है, वकीलों से मुलाकात बंद है। जो 302 का मुल्जिम होता है वो भी अपने वकील से, अपनी फैमिली से मिल सकता है। वाहिद इमरान खान है जिससे मुलाकात बंद है। ईद की नमाज के लिए नहीं छोड़ा गया सिक्योरिटी की रीजन बना के, और वो मुल्क जो कैदी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वो सालसी के रोल के दावे करती है। तो ये तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। लेकिन यही तनकीद आप पर भी हो रही है ना, आप पर भी, पार्टी पर भी ये तनकीद हो रही है कि इतने दिन से इमरान खान अगर बंद है तो आप जो है वो कुछ नहीं कर पाए हैं। आप अडियाला के बाहर आकर बैठ जाते हैं, बयानात दे देते हैं, देखिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कर कुछ भी आप नहीं पाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि तमाम चीजों को हम ऑन रिकॉर्ड ला चुके हैं। सीएम साहब 11 दफा अडियाला आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा उनके साथ मौजूद है, जिसमें वाजे लिखा गया है कि सीएम अफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए, लेकिन नहीं करवाई जा रही। तो इसका मतलब यह है कि जेल का सुपरडेंट ना कानून मानता है, ना आईन मानता है, और ना ही किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानता है। 12 से ज्यादा पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात के हवाले से है। 16 से ज्यादा पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ना लगाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, वो भी नहीं लगाई जा रही। अफरीदी साहब चीफ जस्टिस से मिलना चाहते हैं तो मिलने से गुरेजा है। ओपन कोर्ट में रोस्ट्रम पे जाते हैं, सलाम करते हैं, तो वो सलाम का जवाब दिए बगैर चैम्बर में चले जाते हैं। तो ये सारे इशारे जो हैं वो ये हैं कि कानून के जो रास्ते हैं या अदालतों के जो रास्ते हैं वो तहरीक इंसाफ पे बंद करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। अब सड़कों का ही रास्ता हमारे पास बचता है। सड़कों पे आएंगे, सड़क गर्म करेंगे, मज़ामत होगी तो ही मफामत का रास्ता खुलेगा। उसके लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। हमारी मरकजी क़यादत, सूबाई क़यादत के एक सोच डेवलप हो चुकी है कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज होना चाहिए। हमारे पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो सड़कें ये जो है वो आप रावलपिंडी में ही जलसा करने का प्लान है या इस्लामाबाद की तरफ भी जाएंगे? नहीं, देखिए इस वक्त तो लियाकत बाग जो है वो वहां पे ही जलसे का प्लान है। और हमें अगर एनओसी नहीं मिलती तो जहां पे हमें रोका जाएगा वहां पे ही जलसा होगा। और अब पूरे पाकिस्तान से ओहदेदार आएंगे, पूरे पाकिस्तान से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, केपी से। अब ये इन पे मुनहसर है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमें पुरअमन तरीके से लियाकत बाग छोड़ दे, वहां पे तहरीक इंसाफ का जलसा हो, आगे का लाइमल दिया जाए, या पूरे पाकिस्तान को बंद करके पूरे पाकिस्तान से जलसा गाह बनाना चाहते हैं। ये अब इनकी मर्जी है। सही है, अब देखना ये कि हुकूमत आपको इजाज़त देती है या नहीं देती। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, और क्या वो 9 अप्रैल को जलसा लियाकत बाग रावलपिंडी में ज़रूर करेंगे। अब हुकूमत क्या फ़ैसला करती है देखते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।